हेलो एवरीवन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की दूसरी श्रृंखला में हम और आगे जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है, जैसे एक तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो अगर हम इन चारों विकल्पों में से देखते हैं तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है? परमाणु क्रमांक की परिभाषा होती है कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अथवा उस तत्व में के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर 2 है ये इसका सही विकल्प है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को निरूपित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है। जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह धनावेशित आयन या धनायन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका भी विकल्प यहाँ पर दूसरा है सही आंसर। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तथा परमाणु भार परमाणु संहति 40 है। निम्न में से कौन सा कथन कैल्शियम के लिए सत्य है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर ये इसमें जो विकल्प नंबर 3 है, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से आधी होती है, अर्थात इसका मास में से हम ये घटा देंगे तो वो आ जाएगा। निम्न में से किस एक का इकाई धनावेश तथा 1 mu द्रव्यमान होता है? तो ये ऑब्वियसली प्रोटॉन के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प आ जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें उच्च द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, क्योंकि अधिक न्यूट्रॉन ये एक तरह से कूलाम प्रतिकर्षण की वजह से होता है ये, तो हम ऐसा इसको कह सकते हैं। इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। भारी हाइड्रोजन जो परमाणु है उसको हम ड्यूटेरियम से इंडिकेट करते हैं। तो ड्यूटेरियम जो होता है उसको हम उसका इंडिकेशन 1s2 और D से भी इंडिकेट कर दे सकते हैं। चूँकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसलिए न्यूट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा सही आंसर। रदरफोर्ड के कणों में स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें प्रथम बार दर्शाया गया कि परमाणु के अंदर एक से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर नाभिक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर होता है। ये रदरफोर्ड के द्वारा पहली बार सजेस्ट किया गया था। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण जो प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट था उससे हमको ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास स्थान के क्षेत्र में या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास के स्थान को घेरे हुए थे, अर्थात हम कह सकते हैं नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो हम ये मान के चलते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल जो होता है वो केवल परमाणु और आयन के स्पेक्ट्रम का, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं का स्पष्टीकरण एक तरह से दे सकता है। ये इसका सही आंसर है। जब अल्फा कणों का बेरिलियम की बमबारी की जाती है बेरिलियम पर, तो वह अत्यंत वेदन क्षमता वाली विकिरण निकलती है जो कि वैद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। तो ये जो कण होते हैं ये कण न्यूट्रॉन का एक किरणपुंज होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन किरणों का एक किरणपुंज होता है जो कि सामान्यतः विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से अप्रभावित रहते हैं। तो ये भी इसका सही आंसर है एक तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षक के युग्म के पूर्व इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कक्षकों में एकल अवस्था में रहता है, अर्थात ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हुंड का नियम, हुंड का जो अधिकतम बहुलकता का नियम है उसके अनुसार जब तक उपलब्ध समान ऊर्जा वाले कक्षकों में
इलेक्ट्रॉनों का सम्मत रूप से या समान रूप से वितरण नहीं हो जाता है, उससे पहले इलेक्ट्रॉनों का किसी भी कक्षक में युग्मन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये नियम है, हुंड के नियम के अनुसार युग्मन नहीं होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंद कथन हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल का एक तरह से पार्ट नहीं है? तो बिल्कुल सही है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग का जो निर्धारण है वो हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, ये एक हाइजेनबर्ग का थ्योरी होती है। बोर सिद्धांत की यह अभिग्रहित कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन कूदते हैं न कि तैरकर पार करते हैं, तो ये एक बोर सिद्धांत का जो क्वांटीकरण की जो संकल्पना है उसके अनुसार है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अर्थात निम्नतर ऊर्जा से या उच्चतर से निम्नतर ऊर्जा कक्षा में जाता है तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में उनका माइग्रेशन और शिफ्टेशन हो जाता है। किसके इलेक्ट्रॉन पथ की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में प्रस्तावित करके बोर सिद्धांत को परिवर्तित किया गया था? बोर सिद्धांत को आगे जो मॉडिफाइड करने वाले साइंटिस्ट और केमिस्ट थे उनका नाम था सोमरफेल्ड, जिसे हम सोमरफेल्ड का एक्सटेंशन के रूप से भी जानते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर त्रिज्या रखती है। बोर त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी, अर्थात इसका धनात्मक मान होता है। इसका जो फॉर्मूला है उसमें ऑलवेज कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, इसलिए हमेशा वो पॉजिटिव साइन होता है उसमें। परमाणु की संरचना को समझने के लिए क्वांटम सिद्धांत का जो प्रथम उपयोग किसने दिया गया था? तो इसमें यहाँ पर जो है बोर के द्वारा दिया गया था। परमाणु के ऑर्बिटल से बने इलेक्ट्रॉन के संक्रमण का कारण है, क्योंकि ये जो बने संक्रमण है इसमें से ये बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल में होता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन कोई इससे नीचे तो कोई जाएगा ही नहीं, इसलिए अपर कक्षा में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऊर्जा का हमेशा इसमें क्या होगा? अवशोषण होगा। और बनस से जैसे ही आगे की कक्षाओं में जाएगा तो वहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण करके ही आगे जंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बोर परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहितों को प्रदर्शित करता है? तो बोर मॉडल के 4 अभिग्रहित है, उनमें से अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणांक या पूर्ण गुणज होता है, या हम कह सकते हैं कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल का खंडन करता है। तो यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो बोर के परमाणु मॉडल का जो है अनिश्चितता का सिद्धांत है वो खंडन करता है। इसके अनुसार हम किसी भी परमाणु की जो स्थिति और उसकी एनर्जी का एग्जैक्टली लोकेशन पता करना संभव नहीं है होता है एट ए टाइम। तो ये है इसमें। थैंक यू।